नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मिस्टर एक्स। तो साथियों, नया साल आने ही वाला है, लेकिन मैं उससे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये आने वाला साल आपके लिए हर तरह की खुशियां लेकर आए। अच्छा, तो आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसी जगह के बारे में है जो काफ़ी ज़्यादा सुकून भरी थी, और उसी सुकून को तलाशने के लिए अक्सर कई कपल्स वहाँ पर अपना हनीमून बनाने के लिए, या कह लो कि कुछ एंजॉय करने के लिए आया करते थे, ताकि उन्हें कुछ एकांत जगह मिल सके। तो ऐसे ही कुछ कपल वहाँ पर आए थे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जिस जगह पर वो आए हैं वहाँ का इतिहास भी उन्हें जान लेना चाहिए था। तो क्या थी उस जगह के सुकून के पीछे की वजह, ये हमें इस स्टोरी में जानने को मिल रही है। और ये स्टोरी मुझे वही के रहने वाले एक शख्स ने शेयर की है, जो अक्सर हमारी स्टोरी सुनते भी हैं। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे धीरज और आराध्या काफी थक चुके थे। रास्ता कच्चा पक्का था। देवदार और चीड़ के पेड़ों का वो चढ़ावदार रास्ता डरावना मालूम होता था। सूरज ढलता ही जा रहा था। आराध्या ने धीरज से कहा, धीरज, तुम इन जंगली रास्तों में कहाँ लेकर जा रहे हो? भला यहाँ कौन सा होम स्टे होगा? नीचे इतने होम स्टे थे तो वहाँ क्यों नहीं रुके? धीरज ने कहा, ओहो आराध्या, मैं अपने हनीमून को यादगार बनाना चाहता हूँ। नीचे होम स्टे थे तो, लेकिन वहाँ लोग बहुत थे। मैं तुम्हारे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, और वैसे भी मैंने बहुत सोच समझकर वह होम स्टे बुक किया है। तुम जब वहाँ जाओगी तो तुम्हें भी वहाँ की शांति बहुत अच्छी लगेगी। आराध्या कहती है, वह सब तो ठीक है, लेकिन अभी और कितना ऊपर चढ़ना है? धीरज ऊपर की तरफ एक झोपड़ी पर इशारा करके कहता है, वो देखो, वो वहां आ गया। दूर से ही आराध्या को एक झोपड़ी सी दिखाई देने लगती है। झोपड़ी दिखने के बाद उन लोगों में एनर्जी आ जाती है, और वे लोग तेजी के साथ भुटियारा होम स्टे पहुंच जाते हैं। आराध्या और धीरज दिल्ली का रहने वाला एक कपल, जिन्होंने फिलहाल में ही घर वालों की मर्जी के बगैर शादी कर ली थी। आराध्या और धीरज दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, और इस दौरान दोनों का लव रिलेशनशिप बन गया, और इसी के चलते उन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला ले लिया। उनकी शादी को अभी 10 दिन ही हुए थे कि उन्होंने हनीमून पर शिमला जाने की सोची। वैसे तो शिमला में काफ़ी सारे होटल मौजूद हैं, लेकिन होम स्टे में रुकने का एक अलग ही मज़ा आता है। वहाँ काफ़ी हद तक घर जैसी फीलिंग आती है, और होम स्टे भी हो एक ऐसी प्राकृतिक जगह पर जहाँ पर चारों तरफ शांति हो। भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के बीच कुछ समय बिताने का मज़ा ही अलग होता है। भुटियारा होम स्टे शिमला की उन्हीं प्राकृतिक वादियों में से एक शांत इलाके में बना हुआ होम स्टे है, लेकिन देखने में बेहद पुराना और जर्जर हालत का वो होम स्टे डरावना अनुभव दे रहा था। आराध्या ने धीरज से कहा, धीरज, क्या हम यहाँ रुकने वाले हैं? धीरज ने कहा, हाँ, अच्छा है ना? आराध्या ने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई दूसरा होम स्टे या कुछ और नहीं था। वह बोली, हाँ, एकांत में तो है, लेकिन सेफ तो है ना? धीरज ने कहा, अरे आराध्या, तुम इस बात की चिंता मत करो, ये पूरी तरह से सेफ है। चलो अंदर चलते हैं। लकड़ी का बना वह होम स्टे देखने में ओल्ड फीलिंग दे रहा था। वह शायद अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ होम स्टे था। जैसे ही वे लोग अंदर जाते हैं, लकड़ी का पुराना फर्नीचर सीलन की गंध दे रहा था। रिसेप्शन पर नाम मात्र के लिए एक कुर्सी और मेज रखी थी, और वहीं पास में एक मध्यम उम्र का आदमी कंबल ओढ़े बैठा था। उसके सामने एक छोटा सा लैंप जल रहा था। धीरज को अंदर आता देख वह तुरंत खड़ा हुआ। धीरज उस व्यक्ति के पास गया और बोला, यहां हमारी बुकिंग थी, आप रूम बता दीजिए। वह आदमी, जिसका नाम हरीश था, वह बोला, क्या नाम है सर आपका? धीरज ने कहा, धीरज और आराध्या। हरीश अपना रजिस्टर खोलता है और देखने लगता है। तभी धीरज कहता है, हम दिल्ली से आए हैं, हमने कॉल पर ही अपना रूम बुक किया था। 2-4 मिनट बाद वह आदमी कहता है, हाँ दिल्ली, आपका रूम यहां से ऊपर जाने के बाद तीसरा कमरा है। हरीश दराज से एक पुरानी चाबी निकालता है और धीरज के हाथ में देते हुए कहता है, ये लीजिए साहब, और कुछ खाने पीने का चाहिए हो तो बता देना। धीरज कहता है, नहीं नहीं,
हम नीचे खाना पीना खाकर आए हैं, कल सुबह बताते हैं। हरीश कहता है, ठीक है साहब, लेकिन खाने से थोड़ा पहले ही बताइए। यहाँ आसपास कोई होटल नहीं है, हमें भी नीचे से ही खाना लाना पड़ता है। धीरज हाँ में सिर हिलाता है और जाने लगता है। तभी वह आदमी हरीश धीरज को रोकता है। साहब रुकिए। धीरज और आराध्या रुक जाते हैं। कुछ देर तक वह आदमी धीरज को घूरता रहता है। धीरज पूछता है, क्या हुआ, आपने हमें क्यों रोका? हरीश कहता है, साहब रात के समय कमरे से बाहर मत निकलना। यह सुनते ही आराध्या थोड़ा घबरा जाती है। वह कहती है, क्या, लेकिन क्यों? हरीश कहता है, मैडम ये इलाका थोड़ा जंगली है, इसलिए कमरे से बाहर न निकले तो ही बेहतर है। हरीश की बात सुनकर धीरज और आराध्या हाँ में सिर हिलाते हैं और चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। जब वे कमरे में पहुंचते हैं तो कमरे का हाल देखकर काफी हैरानी करते हैं। सच में वो बेहद पुराना कमरा था। पुराने जमाने का बेड पड़ा था। अन्य फर्नीचर भी काफी पुराना और कहीं कहीं से दीमक लगा हुआ था। आराध्या हैरानी से कहती है, धीरज माना कि यह काफी एकांत जगह पर है, लेकिन यह बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। वैसे यहाँ का चार्ज कितना लिया? धीरज मायूसी से कहता है, यार आराध्या, तुम तो जानती ही हो मेरे हाथ में भी काम नहीं है। पहले ही एक जॉब खो चुका हूं। वैसे भी कॉलेज खत्म हुए ज्यादा समय तो नहीं हुआ, एक्सपीरियंस इतना है नहीं। पैसों का बजट भी थोड़ा हिला डुला था, इसलिए ये होम स्टे बुक करना पड़ा। आराध्या को अपने कहने पर थोड़ी शर्मिंदगी होती है। वह कहती है, आई एम सॉरी धीरज, मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। आई एम रियली सॉरी। मुझे तो खुश होना चाहिए कि तुमने इतनी परेशानियों के बीच भी हमारा हनीमून प्लान किया। धीरज आराध्या के करीब आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, कोई बात नहीं आराध्या, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। तभी आराध्या के कानों में कोई तेजी के साथ फूंक मारता है, जिससे आराध्या एकदम कांप जाती है और उछल जाती है। धीरज भी चौंक कर कहता है, क्या हुआ आराध्या? आराध्या हैरानी से इधर उधर देखती है और कहती है, पता नहीं धीरज, मेरे कान के पास कुछ था। उस कमरे की रोशनी भी ज्यादा तेज नहीं थी। धीरज अपने मोबाइल के टॉर्च से कमरे में अच्छी तरह देखता है। कहीं कोई कीड़ा या कुछ और नजर नहीं आता। धीरज कहता है, घबराओ मत, शायद कोई कीड़ा होगा। चलो अब लेट जाते हैं, काफी थक गए हैं। आराध्या एक बार फिर धीरज को सॉरी बोलती है। धीरज कहता है, कम ऑन आराध्या, तुम इतना सॉरी मत कहो। आराध्या एक अमीर घराने की लड़की थी, वहीं दूसरी ओर धीरज एक मिडिल क्लास लड़का। ऐसे में इस होमस्टे का माहौल आराध्या को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब वह अपने पति धीरज की हालत ऊपर ध्यान करती है तो उसे काफी शर्मिंदगी होती है, इसलिए वह बार बार माफी मांगती है। खैर, वे दोनों लेट जाते हैं। रात करीब 1 बजे अचानक आराध्या को ऐसा लगता है जैसे धीरज ने उसे आवाज लगाई। धीरज की आवाज काफी दूर से आई थी। 2-3 आवाजों के बाद आराध्या ने अपनी आंखें खोली और पाया कि धीरज उसके पास नहीं है। आराध्या एकदम घबरा कर उठ जाती है और धीरज को आवाज लगाती है, धीरज, धीरज कहाँ हो तुम? वहीं दूसरी ओर धीरज होमस्टे की बालकनी में खड़ा होकर किसी से फोन पर धीमे धीमे बात कर रहा था। आराध्या कमरे के बाथरूम में भी देखती है, लेकिन धीरज वहां भी नहीं था। तब उसकी नजर कमरे के मुख्य दरवाजे पर जाती है, जिसका लॉक खुला हुआ था। आराध्या सोचती है शायद धीरज बाहर गया होगा, लेकिन उसके दिमाग में हरीश की बातें आने लगती हैं कि हरीश ने मना किया था रात को बाहर मत जाना। आराध्या बुरी तरह घबरा जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो कॉरिडोर में बहुत सारा खून पड़ा देखती है, जिसे देखकर वह चिल्ला उठती है। आराध्या की चीख सुनकर धीरज घबरा जाता है। वह तुरंत अपना फोन काटता है और भागकर कमरे की तरफ आता है तो देखता है कि आराध्या दरवाजे पर बेहोश पड़ी है। हरीश भी आराध्या की आवाज सुनकर ऊपर आ गया था। उसने धीरज से पूछा, क्या हुआ साहब? मैडम क्यों चिल्लाई? अब धीरज को खुद नहीं पता था कि आराध्या क्यों चिल्लाई थी। धीरज आराध्या को बिस्तर पर लेटा देता है और उसे होश में लाता है। आराध्या जैसे ही होश में आती है, धीरज को देखकर रोने लगती है। धीरज उससे पूछता है, क्या हुआ आराध्या, तुम बेहोश कैसे हो गई थी? आराध्या कहती है,
मैंने बाहर दरवाजे के पास खून देखा था। धीरज कहता है, क्या खून? आराध्या कहती है, हाँ खून, और बहुत सारा खून। धीरज कहता है, लेकिन तुम दरवाजे पर क्या करने गई थी? आराध्या कहती है, मैं तुम्हें देखने गई थी, तुम कमरे में नहीं थे, तुम कहाँ चले गए थे? धीरज कहता है, अरे मैं तो बालकनी तक ही गया था, तुम उठकर क्यों आने लगी? आराध्या कहती है, बालकनी तक? लेकिन तुम्हें अंकल की बात याद नहीं? इन्होंने कहा था कि रात को कमरे से बाहर मत निकलना। धीरज कहता है, अरे हाँ हाँ याद है, इन्होंने कहा था आसपास जंगली इलाका है, जंगली जानवरों का खतरा रहता है। लेकिन वो तो होमस्टे के बाहर रहता होगा ना, होमस्टे के अंदर कौन सा जानवर आ जाता है? कमरे के बाहर निकलने में कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं है, मैं बस बालकनी तक गया था। आराध्या कहती है, लेकिन तुम इतनी रात में क्या कर रहे थे? धीरज अपनी नजरें चुराते और हकलाते हुए कहता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ी घुटन लग रही थी, इसलिए हवा के लिए बाहर चला गया था। तभी हरीश कहता है, साहब आपके कमरे में इतनी बड़ी खिड़की थी, आप इसे भी खोल सकते थे, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, और वैसे भी मौसम तो अच्छा है, आसपास हरियाली ही हरियाली है, यहां घुटन का सवाल पैदा नहीं होता। धीरज हरीश की तरफ अजीब नजरों से देखता है, जैसे उसे चुप कराना चाहता हो। धीरज कहता है, अच्छा आप परेशान मत होइए, आप जाइए, आराम कीजिए, मैं अपनी पत्नी को संभाल लूंगा। हरीश चुपचाप वहां से चला जाता है। धीरज आराध्या को सुलाने लगता है, तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। रोते रोते वह आवाज कहती है, ये तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। धीरज घबराकर इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता। धीरज कमरे की खिड़की के बाहर भी झांकता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस आवाज में एक दर्द था और एक चेतावनी, जिसे सुनकर धीरज घबरा गया था। वह खिड़की बंद कर देता है और खुद भी लेट जाता है, लेकिन वह पूरी रात फोन में ही लगा हुआ था। किसी से मैसेज में बातें कर रहा था। वह मैसेज में बातें करता और बार बार आराध्या की ओर देखता। ऐसा लग रहा था जैसे वह आराध्या से कुछ छुपा रहा है। पूरी रात यूं ही गुजर जाती है। आराध्या सुबह जल्दी उठ जाती है, जबकि धीरज सोता ही रहता है। सुबह के 10 बज चुके थे। जब आराध्या देखती है कि धीरज अभी तक नहीं उठा, तो वह धीरज को उठाकर कहती है, क्या बात है, रात भर सोए नहीं क्या, जो अभी तक सो रहे हो? यह सुनते ही धीरज चौंक कर उठ जाता है और कहता है, अरे नहीं, थकान ज्यादा थी बस। धीरज मोबाइल में समय देखता है तो 10 बज रहे थे। वह कहता है, अरे 10 बज गए, चलो मैं बस अभी उठता हूं। आराध्या नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। जब वह नहा रही थी, तभी उसकी नजर बाथरूम के ड्रेनेज पर पड़ती है, जो कि एक जाली से ढका हुआ था। वैसे तो उसमें पानी जा रहा था, लेकिन देखते ही देखे उससे पानी वापस बाथरूम में आने लगता है, और पानी के साथ साथ धीरे धीरे बाल बाहर आने लगते हैं। बालों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि आराध्या घबरा गई थी। उसने धीरज को आवाज लगाई, धीरज धीरज, लेकिन धीरज दोबारा सो गया था। धीरे धीरे वे बाल और ज्यादा लंबे होते जाते हैं और आराध्या के शरीर पर किसी लता की तरह लिपटते जाते हैं। वो बाल आराध्या के मुंह तक पर लिपट गए थे और उसकी आवाज बंद हो गई थी। कुछ सेकंड तक वो बाल आराध्या को अपने कब्जे में करके रखते हैं और फिर धीरे धीरे वो बाल वापस ड्रेनेज से बाहर की तरफ जाते रहते हैं। अब आराध्या बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी, ऐसे जैसे किसी सम्मोहन में आ गई हो। कुछ देर बाद वह बाथरूम से बाहर निकलती है तो गुस्से से धीरज की तरफ देखती है। धीरज अभी भी सोया हुआ था। आराध्या गुस्से में कहती है, धीरज उठते क्यों नहीं हो? 11 बजने वाले हैं, मुझे बाहर घूमने जाना है। आराध्या की आवाज बिल्कुल बदल गई थी और थोड़ी भारी भी हो गई थी। साथ ही उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि धीरज एक आवाज में उठकर बैठ गया। धीरज ने आराध्या की आंखों में देखा, जो गुस्से से उबल रही थी। वह बोला, आराध्या, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे कहा ना, मैं थक गया था, बस अभी उठ रहा हूं। आराध्या गुस्से से धीरज को घूरती रहती है। धीरज उसका घूरना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता और जल्दी से उठ जाता है। आराध्या शीशे के सामने जाकर बैठ जाती है और अपने बालों में कंघी करने लगती है।
धीरज नहाने जा ही रहा था कि वह वापस बिस्तर पर आता है और अपना फोन उठाकर स्विच ऑफ करने लगता है। आराध्या, जो उस समय शीशे में देख रही थी, वह कहती है, फोन क्यों स्विच ऑफ कर रहे हो? यह सुनते ही धीरज सकपका जाता है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। धीरज कहता है, क्या फोन? आराध्या कहती है, हाँ। धीरज कहता है, वो बैटरी कम है इसलिए। आराध्या कहती है, बैटरी कम है तो चार्ज कर लो ना, वैसे भी हमें अभी बाहर जाना है। धीरज कहता है, हाँ सही कह रही हो। धीरज कंपकपाते हाथों से अपना फोन चार्जिंग पर लगा देता है। तभी किसी की कॉल आने लगती है, लेकिन धीरज वह कॉल काट देता है। धीरज के चेहरे पर घबराहट थी। थोड़ी ही देर में वे लोग बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। वे लोग एक पार्क में जाते हैं। कुछ देर धीरज आराध्या को लेकर इधर उधर घूमता रहता है, फिर उसे एक जगह बेंच पर बैठा देता है और कहता है, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर वह पार्क के बाहर जाता है। वहां वह दो आदमियों से मिलता है जो शायद काफी देर से उसका इंतजार कर रहे थे। वे लोग और कोई नहीं बल्कि धीरज के दोस्त पवन और सुरेश थे। उन्हें देखते ही धीरज के चेहरे पर तनाव दिखने लगता है। पवन धीरज से कहता है, तो काम कब निपटाना है? धीरज कहता है, मैं भी वही सोच रहा हूं। मौका मिलते ही मैं तुम लोगों को फोन करूंगा और याद रखना, इस बार कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। सुरेश कहता है, वो तो सब ठीक है, लेकिन इस बार कोई सुनसान इलाका चुनना, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। धीरज कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों आज सुबह से ही आराध्या अजीब सा बिहेव कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे मुझ पर शक हो गया है। पवन कहता है, तू चिंता मत कर, शक हो भी गया है तो उसे हम खत्म करके ही रहेंगे। इस बार वो आराध्या हमारे हाथ से नहीं बचेगी, हम तुझे उसके जंजाल से निकाल ही लेंगे। धीरज पवन के कंधे पर थपथपाता है और कहता है, थैंक्स दोस्तों, मैं बस कैसे भी करके इस मुसीबत से निकल जाऊं। कहां पैसों के लिए लड़की से शादी की थी और कहां धक्के खाता फिर रहा हूं। चलो मैं निकलता हूं, तुम लोग भुटियारा होम स्टे में ही रूम लेना और वहीं रुकना। इतना कहकर धीरज वापस आराध्या के पास आ जाता है। वे लोग थोड़ा और इधर उधर घूमते हैं और शाम होते ही वापस होम स्टे पहुंच जाते हैं। जब से पवन और सुरेश वहां पहुंचे थे तब से धीरज काफी बेचैन लग रहा था। उसने रात ठीक से खाना भी नहीं खाया। आराध्या धीरज की बेचैनी को समझ रही थी। वह धीरज से पूछती भी है कि तुम थोड़े परेशान लग रहे हो, लेकिन धीरज बात को टाल देता है। रात होते ही आराध्या सो जाती है। धीरज बार बार आराध्या को ही देखता और फिर एक नज़र अपने मोबाइल में चैटिंग करने लगता। उस समय धीरज और पवन यह प्लानिंग करते हैं कि वह इसी समय आराध्या को बाहर ले जाएंगे और उसका मर्डर कर देंगे। लेकिन इस समय होम स्टे से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस होम स्टे के मालिक ने बाहर जाने के लिए पहले ही मना कर दिया था। अंत में वे लोग फैसला करते हैं कि धीरज के रूम में ही आराध्या को मार देंगे और उसकी लाश को बैग में छुपाकर हरीश की नजरों से बचकर बाहर निकल जाएंगे। अब धीरज पवन और सुरेश को अपने कमरे में बुलाने का सही मौका देख रहा था। वह आधी रात होने का इंतजार कर रहा था। धीरज आराध्या से दूसरी तरफ करवट करके लेटा था। जैसे ही रात के 2:30 बजते हैं, वह पवन को मैसेज कर देता है कि सुरेश को लेकर दरवाजे पर आ जाए। मैसेज करने के बाद वह उठता है, लेकिन देखता है कि आराध्या बिस्तर पर नहीं है। आराध्या को वहां न पाकर धीरज चौंक जाता है। धीरज एक नज़र बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखता है, जो कि बाहर से बंद था। धीरज को हैरानी होती है कि आराध्या कहाँ चली गई और उसे खबर तक नहीं हुई। इधर पवन सुरेश को उठाता है और धीरज के कमरे में चलने के लिए कहता है। सुरेश कहता है, तू बाहर चल, मैं अभी वॉशरूम से होकर आता हूं। पवन अपने कमरे से बाहर निकलता है। पवन और सुरेश का कमरा धीरज के कमरे के सामने ही था। जैसे ही पवन बाहर निकलता है, उसे किसी के कदमों की आवाज आती है। जब वह बालकनी की तरफ देखता है तो पाता है कि वहां पर कोई लड़की इधर से उधर चल रही है, लेकिन जैसे ही पवन उसकी तरफ देख लेता है, वैसे ही वह लड़की रुककर बालकनी से दूसरी तरफ झांकने लगती है। उस ओर अंधेरा था, इसलिए पवन को दिखाई नहीं दे रहा था कि वहां कौन है। पवन उस लड़की को अनदेखा करता है और 1-2 कदम धीरज के कमरे की ओर बढ़ता है।
तभी पवन को आवाज आती है, पवन इधर आओ, मेरी बात सुनो। अपना नाम सुनकर पवन के कदम रुक जाते हैं और वह उस लड़की की ओर देखने लगता है। वह लड़की दोबारा कहती है, इधर आओ, मैं हूं आराध्या। ये सुनकर पवन घबरा जाता है क्योंकि आराध्या पवन और सुरेश को नहीं जानती थी। ऐसे में आराध्या का पवन को पुकारना बहुत अजीब था। इधर धीरज को कमरे में और बाथरूम में आराध्या दिखाई नहीं देती। वह तुरंत दरवाजा खोलता है तो पवन को डरा सहमा पाता है। वह धीरे से कहता है, पवन तू आ गया, लेकिन यार आराध्या कहाँ चली गई? पवन इशारे से बालकनी की तरफ उंगली दिखाता है, लेकिन धीरज कुछ समझ नहीं पाता। पवन को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह धीरज को धक्का देकर कमरे के अंदर करता है और खुद भी अंदर चला जाता है। पवन जल्दी से दरवाजा बंद करता है। उसे लग रहा था शायद उनका भांडा फूट चुका है। धीरज पवन से कहता है, क्या हुआ, तू डरा हुआ क्यों है? पवन कहता है, तेरी बीवी आराध्या, वह वहां बाहर खड़ी है। उसे तो कमरे में मारने की बात हुई थी ना, वह बाहर क्या कर रही है? धीरज हैरानी से कहता है, क्या आराध्या बाहर? वह बाहर कब गई? मैं तो कमरे में लेटा हुआ था और वह मेरे बराबर में सोई थी। वह बाहर कब गई मुझे पता ही नहीं चला। दरवाजा खोलने की आवाज तक नहीं आई। पवन कहता है, यह क्या बकवास कर रहा है? अगर इस तरह से प्लान करेंगे तो हम सभी मारे जाएंगे। धीरज कहता है, तू 1 मिनट रुक, मैं आराध्या को लेकर आता हूं। जाते जाते धीरज पवन से कहता है, सुरेश कहाँ है? वह अभी तक क्यों नहीं आया? पवन कहता है, अरे यार वह हल्का होने गया है, तुझे तो पता है उसे मिनट मिनट में लगी होती है। धीरज कहता है, अच्छा ठीक है, तू कमरे में रहना, मैं आराध्या को लेकर आता हूं, सब सामान तैयार रखना। पवन अपनी कमर से एक तेज धारदार चाकू निकालता है और उसकी धार चेक करने लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों पवन को घबराहट हो रही थी। वह अब तक नहीं घबराया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि उनका यह प्लान नाकामयाब ना हो जाए। वह बार बार यही सोच रहा था कि आराध्या को उसका नाम कैसे पता? क्या धीरज ने हमारे बारे में कोई जिक्र किया है? धीरज बाहर बालकनी की तरफ जाता है, लेकिन उसे आराध्या कहीं भी नजर नहीं आती। वह मन ही मन कहता है, अरे अजीब बात है, पवन तो कह रहा था आराध्या यही है। वह धीमी आवाज में 1-2 बार आराध्या को आवाज भी लगाता है, लेकिन आराध्या कोई जवाब नहीं देती। धीरज वापस अपने कमरे में आ जाता है। पवन और धीरज दोनों ही परेशान थे। उधर सुरेश जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलता है तो बिस्तर पर आराध्या को बैठा पाता है। वह आराध्या को देखकर एकदम चौंक जाता है। आराध्या बेड के सिरहाने रखे लैंप को बार बार जला बुझा रही थी। सुरेश आराध्या को देखकर कहता है, कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आराध्या कोई जवाब नहीं देती। सुरेश दोबारा गुस्से में कहता है, कौन हो तुम? हमारे कमरे में कैसे घुसी? निकलो हमारे कमरे से। आराध्या झटके से अपनी गर्दन सुरेश की तरफ घुमाती है। आराध्या की आंखें पीले पीले रंग में चमक रही थीं। उन आंखों को देखकर सुरेश की आंखें भी चौड़ी हो जाती हैं। वह कुछ बोल ही नहीं पाता। आराध्या लाइट बुझा देती है। अब केवल उसकी पीली आंखें ही चमक रही थीं। आराध्या कहती है, मुझे नहीं पहचानते? तुम मेरे लिए ही तो यहां आए हो ना, मुझे कैसे भूल गए? यह सुनते ही सुरेश पगला जाता है। वह समझ जाता है कि उसका भंडा फूट चुका है। वह पवन को आवाज लगाता है, पवन पवन, लेकिन सुरेश की आवाज में दम नहीं था, क्योंकि वह घबराया हुआ था। उसकी आवाज पवन तक पहुंच ही नहीं पाई। सुरेश आगे कुछ कदम उठाता, उससे पहले ही आराध्या लैंप उठाती है और गुस्से से सुरेश के सिर पर फेंक कर मारती है। सुरेश एक हल्की सी चीख के साथ वहीं गिर जाता है। सुरेश अपने हाथ जोड़े जमीन पर बैठा था और कह रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, हमारी कोई गलती नहीं है। वो तुम्हारा पति ही तुम्हें मरवाना चाहता है और मैं तो तुम्हारे पति को ठीक से जानता भी नहीं। वह पवन का दोस्त है। मुझे इन सब के लिए पैसे मिले हैं। मुझे कुछ मत करो, मुझे जाने दो। आराध्या मुस्कुराती हुई सुरेश की तरफ बढ़ती है और सुरेश का मुंह दबोच लेती है। सुरेश बेचारा कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी सांस घुट रही थी। आराध्या उसे घसीटते हुए कमरे के बाहर ले जाती है। बेचारा सुरेश
अब किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था। आराध्या सुरेश को घसीटते हुए बालकनी की तरफ लेकर जाती है। वहां बड़े बड़े गमले रखे थे। आराध्या उन गमलों को बहुत ही गौर से देखती है और फिर एक नजर सुरेश की तरफ मुस्कुरा कर देखती है। सुरेश अब भी उसके आगे हाथ जोड़े खड़ा था, लेकिन वह सुरेश पर दया नहीं खाती, बल्कि एक ही झटके में उसकी गर्दन मरोड़ देती है। सुरेश के दोनों हाथ ढीले हो जाते हैं और वह जमीन पर निहाल होकर गिर जाता है। आराध्या उन बड़े गमले के पीछे सुरेश के शव को छिपा देती है। इधर धीरज को आराध्या का पता नहीं चलता। धीरज पवन से कहता है, क्या यार, अच्छा खासा मौका था, हम उसे आज रात मार सकते थे। मैंने आसपास अच्छी तरह से चेक कर लिया था। यहाँ तुम्हारे और मेरे रूम के अलावा कहीं कोई और नहीं रुका है। ये फ्लोर खाली था। पवन कहता है, लेकिन अचानक आराध्या कहाँ गायब हो गई? मैंने तो उसे बालकनी पर ही खड़ा देखा था। धीरज कहता है, वही तो मैं सोच रहा हूं, अब उसे कहां से ढूंढे? नीचे भी देखकर आया, वह वहां भी नहीं थी। पवन कहता है, चल एक बार चलकर बालकनी की तरफ ही देखते हैं, हो सकता है तूने ठीक से ना देखा हो। पवन और धीरज जैसे ही कमरे से बाहर निकलकर बालकनी की तरफ जाते हैं, उन्हें वहां आराध्या खड़ी दिखती है। पवन धीरज से कहता है, देख, मैं कह रहा था ना, मैंने इसे यही देखा था। धीरज कहता है, अच्छा, ठीक है, मौका अच्छा है, उसे घेर लेते हैं। मैं आगे जाता हूं, अगर बात बिगड़ती लगी तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन याद रखना, उसके मुंह से जरा सी भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। चारों तरफ सन्नाटा है, हल्की सी चीख भी सबको चौकन्ना कर सकती है। धीरज जल्दी से आराध्या के पास जाता है। पवन एक नजर दोबारा अपने चाकू पर देखता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह अकेले आराध्या को मार सके। वह सुरेश को लेने के लिए कमरे में जाता है, लेकिन पाता है कि सुरेश कमरे में नहीं है और दरवाजा भी खुला हुआ है। इधर धीरज आराध्या से कहता है, आराध्या, तुम यहां इतनी रात को क्या कर रही हो? आराध्या कहती है, वही जो कल रात तुम करने आए थे। धीरज कहता है, मतलब? आराध्या मुस्कुराकर कहती है, कल रात तुम ताजी हवा लेने बाहर आए थे, आज रात मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर बाहर आ गई। धीरज कहता है, अच्छा चलो, अब अंदर चलो, ज्यादा देर बाहर रुकना सही नहीं है। धीरज आराध्या से बात तो कर रहा था, लेकिन उसके मन में बस यही था कि पवन कब आराध्या पर हमला करेगा। उसका दिल बेचैन हो रहा था। वह आराध्या से बार बार कह रहा था कि अंदर चलो, लेकिन खुद ही अंदर नहीं जा रहा था। आराध्या धीरज से कहती है, क्या हुआ धीरज, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? धीरज चौंक जाता है और हकलाते हुए कहता है, नहीं तो। आराध्या कहती है, तो फिर कमरे में चलो, कब से मुझसे कहे जा रहे हो चलो, लेकिन खुद ही नहीं चल रहे। धीरज घबरा जाता है। वह आराध्या की आंखों में देखता है। उसकी आंखों में एक शैतानी मुस्कान छिपी थी, जिसे धीरज समझकर भी नहीं समझ पा रहा था। वह लड़खड़ाते कदमों से वापस कमरे में चला जाता है और पवन पर गुस्सा करने लगता है। वह मन ही मन पवन को खूब कोस रहा था। उधर पवन सुरेश को लेकर परेशान था। वह सुरेश को पूरे होमस्टे में ढूंढता है, लेकिन उसे सुरेश नहीं मिलता। सुरेश का मोबाइल भी कमरे में ही था। वह परेशान हो गया था। पवन धीरज को मैसेज करता है कि सुरेश का कुछ पता नहीं चल रहा, वह कहाँ चला गया। ये जानते ही धीरज का दिमाग चकरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आज रात उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। वह पवन को मैसेज करता है, तुम सुरेश को ढूंढो, अब मैं तुम्हें कोई मैसेज नहीं कर सकता। आराध्या मेरे पास ही लेटी है, मुझे डर है कहीं उसे हम पर शक ना हो जाए। जो करना है हम कल करेंगे, अब मुझे कोई मैसेज या कॉल मत करना। यह मैसेज करके धीरज अपना फोन स्विच ऑफ करके सो जाता है, लेकिन उसकी पूरी रात बेचैनी से ही कटती है। उधर पवन पागलों को तरह सुरेश को ढूंढ रहा था। वह नीचे रिसेप्शन पर जाकर भी सुरेश को बारे में पता करता है, लेकिन सुरेश का कुछ पता नहीं चलता। जैसे तैसे करके दिन निकल आता है। आराध्या के वॉशरूम में जाने के तुरंत बाद धीरज पवन को फोन करके सुरेश के बारे में पूछता है। सुरेश का पता चला? पवन कहता है, नहीं, उसका कुछ पता नहीं, मैंने उसे पूरी रात ढूंढा। धीरज कहता है, अच्छा तू बाहर चल, मैं आता हूं। धीरज आराध्या को आवाज लगाकर कहता है, आराध्या
मैं नाश्ता देखकर आता हूं, तुम कमरे में ही रहना। धीरज तुरंत पवन के कमरे में जाता है। पवन अपने कमरे में बेचैन इधर से उधर घूम रहा था। धीरज को देखकर पवन के माथे के बल और भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं। वह तुरंत धीरज का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर जाता है और कहता है, यार, सुरेश का रात से ही कुछ अता पता नहीं है। वह अपना फोन भी यहां छोड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, अचानक वह कहां गायब हो गया। धीरज कहता है, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। तुमने नीचे पता किया था? पवन कहता है, अरे हाँ बाबा, हाँ। उन्होंने नीचे किसी को भी जाते हुए नहीं देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे ख्याल से हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। धीरज हैरानी से कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? सुरेश को ढूंढने के लिए हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। अगर किसी भी तरह पुलिस को यह पता चल गया कि हम लोगों का एक दूसरे से लिंक है तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। और वैसे भी आराध्या मेरे साथ ही है। वह नहीं जानती कि मैं तुम्हें जानता हूं। ऐसे में अगर पुलिस के सामने हम दोनों का सामना एक दूसरे से हो गया तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। पवन कहता है, तो क्या इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? सुरेश को ढूंढेंगे नहीं? धीरज कहता है, रिलैक्स यार, गुस्सा मत कर, उसे ढूंढेंगे। चल मेरे साथ नीचे चल, नीचे बैठे उस हरीश से पता करते हैं। पवन कहता है, अरे यार, बार बार पूछने से उसे सुरेश का पता थोड़ी चला जाएगा। धीरज कहता है, तू सब्र तो रख, चल आ चलते हैं। वे लोग नीचे जाते हैं और सुरेश के बारे में बताते हैं, लेकिन धीरज हरीश को यह नहीं बताता कि वह पवन और सुरेश को जानता है। वह बस इतना कहता है कि दोनों एक ही फ्लोर पर थे, इसीलिए धीरज उसकी मदद कर रहा है। हरीश कहता है, साहब, आप तो रात भी मेरे पास आए थे और सुबह भी बाहर गए थे। आपका दोस्त इस तरह से बिना बताए कहां जा सकता है? क्या आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ था? पवन नजरें चुराते हुए कहता है, अरे नहीं, हमारा झगड़ा नहीं हुआ था। हरीश पूछता है, तो फिर वह कमरे से बाहर गए तो आपको पता कैसे नहीं चला? आप कहां थे जब वो गायब हुए? पवन हैरानी से धीरज की तरफ देखता है। धीरज हकलाते हुए कहता है, ये थोड़ी देर के लिए बालकनी की तरफ गए थे और जब वापस आए तो दरवाजा खुला था। इनका दोस्त कमरे में नहीं था। हरीश अजीब से अंदाज में कहता है, फिलहाल मैं पूरी रात जाग रहा था, कोई भी बाहर नहीं गया था और ना कोई नया व्यक्ति यहां आया था। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपके कमरे में जाकर एक बार चेक कर सकता हूं? पवन झुंझलाते हुए कहता है, अरे तुम क्या चेक करोगे? मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? हरीश कहता है, नहीं, आपकी बात ठीक है। पवन, चलो अपना कमरा चेक करा देते हैं। वे सभी लोग पवन और धीरज दोनों के ही कमरे को अच्छी तरह चेक करते हैं। वहां कहीं भी सुरेश नहीं मिलता। पवन धीरज से धीरे से कहता है, धीरज ये इस तरह से चेक क्यों कर रहा है जैसे सुरेश को कहीं छुपा दिया हो? बेड के नीचे, अलमारी के अंदर। भला सुरेश इन जगहों पर क्या करेगा? कहीं सुरेश के साथ कुछ गलत? धीरज कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हरीश उस फ्लोर के सभी कमरों में जाकर देखता है, लेकिन उसे सुरेश कहीं नहीं दिखता। फिर वह बालकनी की तरफ जाता है और वहां से बाहर देखने लगता है। तभी हवा के साथ एक गंध घुल जाती है। वो गंध गमलों के पीछे से आ रही थी। हरीश का ध्यान जैसे ही गमले की तरफ जाता है, उसे वहां मक्खियां भिन भिनाती हुई नजर आती है। हरीश तेजी के साथ उन गमलों के पीछे जाता है तो हैरान रह जाता है। गमले के पीछे सुरेश का शव पड़ा था, जिसमें उसके सिर से काफी खून बह रहा था। उसका मुंह पूरी तरह से खून से लथपथ था और सिर में कहीं कहीं कांच के टुकड़े घुसे हुए थे। हरीश चिल्लाता है, साहब, साहब। पवन और धीरज भी गमले के पीछे झांकते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। पवन तो खड़े खड़े गिर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि यह सुरेश है। उस समय पूरे होम स्टे में धीरज और पवन के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। पवन रोते हुए कहता है, यह किसने मारा? किसने मारा मेरे दोस्त को? पुलिस को फोन करो। पवन पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। वह हरीश को झंझोड़ते हुए कहता है, पुलिस को फोन करो, अभी पुलिस को बुलाओ। पुलिस का नाम सुनकर हरीश के चेहरे पर भी तनाव आने लगता है। वह कहता है, साहब, पुलिस को।
पवन गुस्से में कहता है, हाँ, पुलिस को। मेरे दोस्त को किसने मारा? वह गुस्से में धीरज का कॉलर पकड़कर उसे भी झंझोड़ता है और कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से। धीरज पवन की आंखों में घूर कर कहता है, छोड़ो मुझे, मैंने क्या किया? अचानक पवन को याद आता है कि अपने और धीरज के बारे में हरीश के सामने कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। पवन मन मारकर दीवार पर सिर लगाकर रोने लगता है। हरीश कहता है, साहब, पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। पवन हैरानी से पूछता है, क्यों नहीं कर पाएगी? हरीश कहता है, क्योंकि पुलिस का काम मुजरिमों को पकड़ना होता है, जो कि इंसान होते हैं। पुलिस भूतों को नहीं पकड़ सकती। ये सुनते ही धीरज और पवन आंखें फाड़कर हरीश को देखने लगते हैं। धीरज हैरानी से पूछता है, क्या मतलब, भूत? हरीश कहता है, जी साहब, मुझे लगता है सुरेश को यहां मौजूद राम्या की आत्मा ने ही मारा है। पवन गुस्से में कहता है, यह क्या बकवास कर रहे हो? आत्मा भला कैसे किसी को मार सकती है? भूत वूत कुछ नहीं होते। हरीश कहता है, मानो या मत मानो साहब, लेकिन इस होम स्टे में राम्या और अखिलेश की आत्मा भटकती है और वह यहां आने वाले लोगों को अपना निशाना बनाती है। पवन दांत भींचकर हरीश से कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम कह रहे हो यहां भूत रहते हैं और तुमने भूतों के बीच अपना होम स्टे खोल रखा है। अगर सच में भूतों ने लोगों को मारा है तो तुम यह होम स्टे क्यों चला रहे हो? इसे बंद क्यों नहीं कर देते? हरीश कहता है, क्योंकि एक यही मेरा सहारा है, मेरी रोजी रोटी का जरिया है। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं बाहर कोई मेहनत मजदूरी का काम कर सकूं। मेरे पैर में रोड पड़ी हुई है, जिस वजह से मैं ज्यादा चल फिर नहीं सकता हूं। और वैसे भी राम्या की आत्मा हर किसी को नहीं मारती। यहां केवल उन्हीं लोगों की मौत होती है जिनके मन में पाप या छल होता है, जो दूसरों को धोखा देते हैं, और खास तौर पर अपनी प्रेमिका या अपने हमसफर को। धीरज और पवन एक दूसरे को हैरानी के साथ देखते रहते हैं। दोनों के मनों में सवालों का गुब्बार भरा हुआ था, लेकिन वे दोनों कुछ कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि धीरज भी अपनी पत्नी को धोखे से यहां लाया था, उसे मारने के लिए। धीरज हकलाते हुए पूछता है, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या यह सच है? हरीश कहता है, हाँ साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। राम्या की आत्मा बहुत ही खतरनाक है। आज से कुछ साल पहले जब मेरे पिताजी ने यह होम स्टे नया शुरू किया था, तब यह होम स्टे लव कपल्स की बेस्ट चॉइस हुआ करता था, क्योंकि यह शोर, शराबे और आबादी वाले इलाके से दूर बना हुआ था। आसपास प्राकृतिक दृश्य को देखने में लोगों को जो आनंद आता था, वह उन्हें नीचे की तरफ नहीं मिलता था, और अक्सर कपल्स शांत और एकांत जगह ही पसंद करते थे। इसीलिए शुरू में यह होम स्टे बहुत अच्छा चला। इस बीच जयपुर से राम्या और अखिलेश नाम के प्रेमी प्रेमिका यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। वो रात मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। मैंने खुद अखिलेश के कहने पर होम स्टे के बाहर के मैदान को बहुत अच्छी तरह सजाया था। उस दिन अखिलेश की प्रेमिका राम्या का जन्मदिन था। अखिलेश की तरफ से होम स्टे में रुके सभी लोगों को पार्टी दी गई थी। ऐसा पहली बार था जब हमारे होम स्टे में कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका का प्यार का इजहार इस तरह से कर रहा था। हर कोई उनके प्यार की तारीफ कर रहा था। सभी कह रहे थे कि जब अभी इन दोनों में इतना प्यार है तो शादी के बाद कितना प्यार होगा। लेकिन कौन जानता था कि उनके प्यार को किसी की नजर लग गई थी, या फिर उन दोनों में कोई प्यार था ही नहीं। रात पार्टी को सभी ने अच्छी तरह एंजॉय किया। रात लगभग 1 या 2 बजे तक सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए थे। मैं अपने 2 मुलाजिमों के साथ बैठा अखिलेश और राम्या के बारे में ही बात कर रहा था कि तभी हमें ऊपर के कमरे से बुरी तरह लड़ने की आवाज आने लगी। हम लोग घबराकर ऊपर गए तो देखा कि वो आवाज अखिलेश और राम्या के कमरे से ही आ रही है। हम सभी घबरा गए कि अचानक इन दोनों को क्या हुआ। कुछ देर पहले तो प्यार के फूल बरस रहे थे और अब गाली ग्लॉज। हमने दरवाजा खुलवाया तो देखा अखिलेश के सिर से खून बह रहा है और वह लगातार बोले जा रहा है। राम्या की आंखों में आंसू थे, वह भी लगातार रो रही थी और बोले जा रही थी।
हमने उन दोनों को शांत कराया, लेकिन जैसे वो दोनों हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उनका आपस का झगड़ा देखकर आसपास के कुछ लोग निकल कर आए। जैसे तैसे करके राम्या और अखिलेश को अलग किया गया। राम्या को नीचे दूसरा रूम दे दिया गया और यहाँ काम करने वाली स्वाति नाम की एक लड़की को उसके साथ कमरे में रखा गया। राम्या बहुत परेशान थी और बहुत ज्यादा रो भी रही थी। ऐसे में स्वाति ही उसे संभाल रही थी। स्वामी ने राम्या से झगड़े की वजह पूछी। तब राम्या ने स्वाति को बताया कि आखिर लड़ाई की वजह क्या थी। राम्या ने कहा कि अखिलेश और उसकी शादी होने वाली है और उसे आज ही पता चला कि अखिलेश उसकी बेस्ट फ्रेंड निकिता से प्यार करता है। और इतना ही नहीं, अखिलेश और निकिता ने कोर्ट मैरिज भी कर ली है। राम्या ने अखिलेश के मोबाइल पर निकिता के मैसेज पढ़े थे, जिनमें निकिता अखिलेश से बार बार यह जिद कर रही थी कि वह उन दोनों के रिश्ते को दुनिया के सामने ले आए। निकिता अखिलेश और राम्या के बारे में अच्छी तरह जानती थी कि उन दोनों की शादी होने वाली है। निकिता नहीं चाहती थी कि वह राम्या की सौतन बनकर रहे। वह चाहती थी कि राम्या को असलियत का पता चले और इसीलिए वह अखिलेश पर जोर डाल रही थी। यहाँ तक कि उसने अखिलेश को यह धमकी भी दी थी कि वह खुद राम्या को सब कुछ बता देगी। इससे पहले कि निकिता राम्या को कुछ बताती, राम्या को खुद ही सब बातों का पता चल गया। साथ ही उसे यह भी पता चला कि अखिलेश राम्या से शादी सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। राम्या यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कुछ देर पहले वह जितना खुश थी, अब उसके गम के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जैसे तैसे करके वह रात तो कट जाती है। अगले दिन राम्या अपने रूम में जाती है क्योंकि वह अपने घर वापस जाना चाहती थी। वह अपना सारा सामान पैक कर रही थी और एक बार फिर राम्या और अखिलेश में लड़ाई छिड़ जाती है। इस बार भी कमरा बंद था। उनकी लड़ाई सुनकर हम लोगों ने फिर से कोशिश की कि हम दरवाजा खुला सके, लेकिन वे लोग अपनी लड़ाई में मग्न थे। लड़ाइयों की आवाज अचानक राम्या की एक तेज चीख में बदल गई और बस फिर तब हम लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया। हमने देखा कि राम्या के गले से खून बह रहा है। वह जमीन पर बेसुध गिरी पड़ी है। उसकी आंखों में बेहद गुस्सा था। मरते मरते वह लगातार केवल अखिलेश को ही घूर रही थी, जबकि अखिलेश की आंखों में भी गुस्सा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस राम्या की मौत ही चाहता है। अखिलेश के हाथों में शराब की टूटी बोतल थी जो खून से सनी थी। वो दृश्य देखकर हम लोगों को भी यकीन नहीं हुआ। हमें ऐसा लगा जैसे हम सपना देख रहे हैं। फिलहाल जैसे तैसे करके हमने राम्या को संभाला और उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक राम्या मर चुकी थी। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी हमारे होम स्टे पहुंच चुकी थी। जब पुलिस यहां पहुंची तब अखिलेश यहां से भाग चुका था। पुलिस ने हमसे अखिलेश की सारी डिटेल ली और उसे ढूंढने के लिए निकल गए। इसके बाद अखिलेश तो उनके हत्थे चढ़ गया, लेकिन पुलिस का यहां आना जाना लगा रहा क्योंकि उन्हें बात बात पर सबूत चाहिए होता था। वो कई दिनों तक यहां लोगों से पूछताछ करने आते रहते थे। यहां तक जो लोग आसपास के कमरों में रुके हुए थे, पुलिस वालों ने उन्हें भी काफी परेशान किया। हर समय पुलिस का आना जाना लगा रहता था। लोगों को डर लगता था कि आखिर यहां पर ऐसा क्या मैटर है जो पुलिस इतना आती जाती है। हर कोई हमसे पुलिस के बारे में पूछता था और हम उन्हें अखिलेश और राम्या के बारे में बताते भी थे। जब लोग राम्या और अखिलेश की कहानी सुनते थे तो वे लोग यहां आने से कतराते थे। इस तरह हमारा यह होम स्टे एक वीराना सुनसान होम स्टे बन गया। लेकिन जैसे जैसे मामला पुराना हुआ, हमारा होम स्टे फिर से ठीक ठाक चलने लगा। फिर एक दिन अचानक यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसकी मौत बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुई। वे दोनों भी पति पत्नी थे। जब वे लोग यहाँ आए थे तो कम से कम 2 दिन यहाँ पर घूमे फिरे। फिर तीसरे दिन हमें उन पति पत्नी में से यहाँ कोई भी नजर नहीं आया। ना ही वे लोग बाहर जा रहे थे और ना ही कहीं होम स्टे में घूमते नजर आ रहे थे। शक होने पर जब हम कमरे में गए तो हमने वहां उस आदमी को मरा हुआ पाया, जबकि उसकी पत्नी वहां से गायब थी। उसकी पत्नी कहाँ गई किसी को नहीं पता और हम में से किसी ने भी उसे यहाँ आते जाते नहीं देखा था।
फिलहाल डेड बॉडी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस वाले उसकी पत्नी को ढूंढ रहे थे। फिर कुछ समय बाद उसकी पत्नी अचानक उस कमरे में रोती हुई पाई गई। हमारा एक सफाई कर्मी कॉरिडोर की सफाई कर रहा था, तब उसे कमरे के बाहर से रोने की आवाज आने लगी। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने देखा कि एक औरत जमीन पर बाल खोल बैठी है और अपने सिर को ऊपर नीचे करके बुरी तरह रो रही है। उस औरत का वह रूप देखकर वो कर्मचारी जल्दी से मेरे पास आया और मुझे बताया। जब मैं वहां पहुंचा तो वह लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर पीला पड़ चुका था। आनन फानन में जब हम उसे अस्पताल लेकर गए तो वो लड़की 1 या 2 दिन ही जीवित बची। पुलिस वालों ने उसका बयान लेने की कोशिश की, लेकिन वह ठीक से कुछ बता नहीं पा रही थी। उसे कुछ भी याद नहीं था कि पिछले दिनों उसके साथ क्या हुआ, और फिर अचानक उसकी मौत हो गई। मौत की असल वजह क्या थी, डॉक्टर भी नहीं बता पाए। दोबारा मौत होने पर हमारा होमस्टे एक बार फिर बदनाम हो गया था। पुलिस वाले हम पर कड़ी नजर रख रहे थे। काम धीरे धीरे फिर से खराब होने लगा था, और एक बार फिर यहाँ पर ऐसा ही कांड हुआ। और जब पुलिस की तफ्तीश की गई तब यह सामने आया कि यहाँ केवल उन्हीं लोगों की मौत हो रही है जो कपल एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। धीरे धीरे वारदात इतनी बढ़ती गई कि यहाँ पर कोई कपल तो क्या, कोई फैमिली भी नहीं रुकती थी। लोगों का कहना था कि उन्होंने कॉरिडोर में किसी को आधी रात को चलते और गुनगुनाते देखा है। धीरे धीरे हमारा ये होमस्टे भूतिया होमस्टे के नाम से फेमस हो गया, जिसके चलते हमें यहाँ के रेट कम करने पड़े। अब साल में गिने चुने लोग ही यहाँ आते हैं। बस वही लोग आते हैं जिन्हें यहाँ के बारे में पता नहीं है। हरीश की कहानी सुनाने के बाद धीरज और पवन को जैसे सांप सूंघ जाता है, लेकिन पवन अब अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और गुस्से में कहता है, तेरी वजह से ही हुआ है यह सब कुछ। ना तू अपनी पत्नी को मारने के लिए हमें यहाँ बुलाता और ना राम्या की आत्मा सुरेश को मारती। ये सुनने के बाद हरीश भी हैरान रह जाता है। वह चौंक कर धीरज को देखता है। धीरज गुस्से से पवन को घूरता रहता है ताकि वह चुप हो जाए, लेकिन पवन कहाँ छुपने वाला था। वह सारा गुस्सा धीरज पर उतार देता है। तभी वहां आराध्या आ जाती है। उसे देखकर सब शांत हो जाते हैं। आराध्या धीरज से पूछती है, धीरज क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और यह आवाज कैसी थी, कोई बात हो गई है क्या? धीरज नजरें चुराते हुए कहता है, नहीं तो तुम कमरे से बाहर क्यों आई? चलो कमरे में चलो। आराध्या कमरे में जाती उससे पहले ही उसे तेज बदबू आने लगती है। वह थोड़ा आगे बढ़कर देखती है, तब उसे सुरेश की लाश नजर आती है, जिसे देखकर आराध्या चिल्ला उठती है और वहीं बेहोश हो जाती है। धीरज और हरीश आराध्या को कमरे में लेकर जाते हैं और उसे लेटा देते हैं। पवन भी उनके पीछे गया था। हरीश हाथ जोड़कर कहता है, साहब आप सबसे मेरी यही विनती है कि इस बात को पुलिस तक न पहुंचा जाए। गिने चुने लोगों से मेरी रोजी रोटी चल रही है। यहाँ बार बार पुलिस आती है तो कई महीनों तक मेरा यह काम बंद हो जाता है। मैं जानता हूं आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। मेरी आपसे एक ही विनती है, आप इसे मेरी सलाह भी मान सकते हैं। या तो अपने मन से अपनी पत्नी को धोखा देने का ख्याल निकाल दीजिए, वरना यहां से चले जाइए। मैं आपसे पैसे नहीं मांगता, लेकिन मेरे इस होम स्टे को अब और बदनाम मत होने दीजिए। इतना कहकर हरीश वहां से चला जाता है। पवन अभी भी रो रहा था। धीरज मायूस होकर आराध्या के पैरों के पास बैठा था। पवन को रोता देख धीरज कहता है, देख मेरी बात सुन पवन। पवन एक बार फिर धीरज पर झुंझलाता है। धीरज पवन को बाहर लेकर जाता है और कहता है, पवन गुस्सा मत कर यार, मुझे नहीं लगता हरीश की बातों में कोई सच्चाई है। हो सकता है हरीश ने ही सुरेश को मारा हो। अपना गुनाह छुपाने के लिए वह भूत प्रेत का नाम ले रहा होगा, और देख खुद भी तो पुलिस केस करने के लिए मना कर रहा है। हमसे कह रहा है कि हम चुपचाप उसकी डेड बॉडी को ले जाएं। पवन कहता है, हाँ तो अगर सुरेश भी गलत है तो हम पुलिस को बुलाते हैं ना, सच्चाई का पता तो चलेगा। धीरज कहता है, पवन यार तू बात को समझ, पुलिस आ जाएगी तो मामला और बिगड़ जाएगा। देख अब सुरेश वापस नहीं आने वाला। मेरी मान तो आज जैसे तैसे करके आराध्या का काम तमाम कर देते हैं
और यहां से चले जाते हैं। पवन गुस्से में कहता है, तू हाँ, तेरी बात बिल्कुल ठीक है। इस बात से निपटने के लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। हम आराध्या को मार देंगे और साथ ही नीचे बैठे उस हरीश को भी मार देंगे। उसके बाद तू और मैं एक दूसरे को घायल कर देंगे और इस घायल अवस्था में हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और उन्हें बताएंगे कि यहां पर चोर डकैत आ गए थे। इस दौरान इन सब की मौत हो गई। हमारे पास जो भी कैश है उस सब को हम दूर फेंक देंगे, बिल्कुल नंगे हो जाएंगे, ताकि पुलिस को हम पर यकीन हो जाए कि ये हमारा यह हाल चोरों ने ही किया है। पवन हैरानी के साथ धीरज की बातें सुन रहा था। वह कहता है, क्या हमें एक और मर्डर करना होगा? हरीश का? लेकिन प्लान में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। धीरज कहता है, मुसीबत के हिसाब से प्लान चेंज करने पड़ते हैं। मैं भी वही कर रहा हूं। अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। देख, मैंने तुझे 1 लाख रुपए एडवांस दिया है, तुझे मेरा यह काम करना ही होगा। इतना कहकर धीरज वापस कमरे में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह कमरे में जाता है तो उसे आराध्या दिखाई नहीं देती। वह हैरानी से कहता है, आराध्या, आराध्या कहाँ चली गई? यह तो बेहोश थी। वह आराध्या को आवाज लगाते हुए बाथरूम में जाता है तो देखता है कि आराध्या शावर के नीचे बाल खोले खुद को भिगो रही है। धीरज को ये अजीब लगता है। वह आराध्या से कहता है, आराध्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो और कपड़े पहनकर नहा रही हो? आराध्या धीरे धीरे अपनी गर्दन धीरज की ओर घुमाती है और एक लंबी सी मुस्कान के साथ धीरज को घूरती है। उसकी मुस्कान इतनी अजीब थी कि उसके होंठ उसके कान तक पहुंच चुके थे। धीरज आराध्या का यह चेहरा देखकर घबरा जाता है और लड़खड़ाते हुए पीछे जाने लगता है। तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। धीरज के सामने से आराध्या की वह सूरत नहीं जा रही थी। अब उसे लगने लगा कि कहीं हरीश की बात सच तो नहीं। धीरज आराध्या के बाहर आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन 1 घंटा हो जाता है। आराध्या पानी में ही भीगती रहती है। अब धीरज को टेंशन होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वापस आराध्या के पास जाए या नहीं। वह हिम्मत करके बाहर से ही आराध्या को आवाज लगाता है, आराध्या, आराध्या, बहुत देर हो गई है, प्लीज बाहर आ जाओ वरना सर्दी हो जाएगी। तभी एकदम दरवाजा खुलता है। आराध्या दरवाजे पर ही खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद भी बाहर आने वाली थी। वह धीरे धीरे चलती हुई बिस्तर पर लेट जाती है। वो अभी भीगी हुई थी। धीरज कहता है, आराध्या, तुमने यह क्या हाल कर लिया? कपड़े बदल लो। आराध्या बिस्तर पर पड़ा वह कंबल ओढ़कर चुपचाप लेट जाती है। वह धीरज का कोई भी जवाब नहीं देती। धीरज को टेंशन होने लगी थी। वह इस बारे में पवन को भी कुछ नहीं बताना चाहता था। उसे डर था कि अगर आराध्या की हालत के बारे में बताया तो कहीं पवन आराध्या को भूत न समझे। हालांकि धीरज के मन में भी राम्या की आत्मा को लेकर शक बैठ चुका था। धीरज बेचैन सा पूरा दिन ऐसे ही निकाल देता है। शाम को जब आराध्या उठती है तो वह बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। उसके सिर में तेज दर्द था। धीरज आराध्या को दवाई भी देता है। आराध्या जैसे ही दवाइयां खाती है उसे उल्टी होने लगती है और वह भी खून की उल्टियां। यह देखकर धीरज घबरा जाता है। धीरे धीरे वो खून की उल्टी काले रंग की उल्टियों में बदलने लगती है और उसमें से तेज गंध भी आने लगती है। धीरज घबरा जाता है और धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। आराध्या पीली आंखों के साथ धीरज की तरफ देखती है। उसके मुंह से काला काला पदार्थ अभी भी निकले जा रहा था, ऐसे जैसे आराध्या को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। धीरज आराध्या के इस रूप को देखकर इतना डर जाता है कि तुरंत बाहर भागता है। आराध्या धीरज को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन धीरज बाहर भाग जाता है। वह भागकर नीचे हरीश के पास जाता है। हरीश उसे डरा सहमा देखता है तो पूछता है, क्या हुआ साहब? धीरज कुछ बताने वाला ही था कि वह शांत हो जाता है, क्योंकि यह उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। सब कुछ बिल्कुल अलग चल रहा था। धीरज अपने आप को संभालता है और कहता है, कुछ नहीं, बस मैं बाहर से अभी आया। धीरज परेशान सा होमस्टे से बाहर चला जाता है। होमस्टे के आसपास कुछ बेंच पड़ी थी। वह एक बेंच के करीब जाता है, तब वहां उसे आराध्या बैठी हुई नजर आती है। धीरज एकदम चौंक जाता है। वह हैरानी से कहता है,
आराध्या, तुम यहाँ कैसे? आराध्या शांति के साथ उठती है और कहती है, मैं यहाँ कैसे? मैं तुमसे प्यार करती हूं। जहां तुम वहां मैं। आराध्या की आवाज बदली हुई थी। धीरज कहता है, आराध्या, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? आराध्या कहती है, मेरी आवाज को तो कुछ नहीं हुआ, शायद तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। धीरज कहता है, नहीं आराध्या, वो बात नहीं है। तुम्हारी आवाज थोड़ी भारी लग रही है, शायद नहाने की वजह से गला खराब हो गया है। यह सुनते ही आराध्या हंसने लगती है। धीरे धीरे उसकी हंसी विकराल रूप ले लेती है और एक बार फिर उसके मुंह से काला पदार्थ बाहर निकलने लगता है। धीरज एक बार फिर डर जाता है और वापस होमस्टे की तरफ भागता है, लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका धीरज को आराध्या की ओर फेंक देता है। वो हवा का झोंका इतना तेज और भारी था कि धीरज अपने आप को संभाल ही नहीं पाता। आराध्या गुस्से में कहती है, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? रात हो रही है, मैं अकेले हूं, मुझे छोड़कर मत जाओ। धीरज घबराते हुए कहता है, नहीं, तुम आराध्या नहीं हो, तुम मेरी आराध्या नहीं हो। आराध्या गुस्से में कहती है, आराध्या तुम्हारी थी ही कब? तुम तो उससे पीछे छुड़ाना चाहते हो ना, इसलिए उसे यहां लाए हो। यह सुनते ही धीरज हैरान रह जाता है और गौर से आराध्या को देखता रहता है। आराध्या धीरे धीरे धीरज के करीब आती है और कहती है, क्या हुआ? इतनी हैरानी से मुझे क्यों देख रहे हो? तुम्हारा वो दोस्त सुरेश जो तुम्हारे साथ मिलकर मुझे मारने आया था, उसे भी मैंने ही खत्म किया है और अब मैं तुम दोनों को भी खत्म कर दूंगी। धीरज रोते हुए कहता है, यह क्या कह रही हो? नहीं आराध्या, तुम गलत कह रही हो। आराध्या कहती है, बस कर, मैं तेरी आराध्या नहीं हूं। मैं वह सीधी सादी लड़की नहीं हूं जो तेरे झांसे में आ जाऊं। मैं राम्या हूं, राम्या, अपने हक के लिए लड़ना जानती हूं। मैं तुझ जैसे आदमी को इस धरती पर जीवित नहीं रहने दे सकती। इतना कहकर आराध्या बुरी तरह चिल्लाती है। जब वह चिल्लाती है तो उसके मुंह से टपकता वो काला पदार्थ तेजी के साथ धीरज के शरीर पर जाकर लगने लगता है। जैसे जैसे वह काला पदार्थ धीरज के शरीर पर लग रहा था, वैसे वैसे उसका वह हिस्सा भी जलते जा रहा था। धीरज बुरी तरह तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था, लेकिन आराध्या उस पर कोई भी तरस नहीं खा रही थी। आराध्या धीरज के करीब जाती है और उसे गर्दन से उठाकर ऊपर की तरफ हवा में उछालती है और सीधा जमीन पर पटक देती है। एक ही बार में धीरज अपना दम तोड़ देता है। धीरज को मरता देख आराध्या के चेहरे पर संतुष्टि थी। वहीं दूसरी ओर हरीश और पवन होमस्टे की खिड़की से यह नजारा देख रहे थे। जिस समय धीरज पर कयामत आ रही थी, पवन उसे बचाने के लिए बाहर भी जा रहा था, लेकिन हरीश ने उसे बाहर जाने से मना कर दिया था। उसने जल्दी से होमस्टे के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए ताकि आराध्या अंदर ना आ सके। हरीश ने पवन से कहा, यह लड़का अपनी पत्नी के साथ धोखा कर रहा था, कोई तो वजह थी जो इसका यह हाल कर रही है। यह सुनते ही पवन धीरज की सारी सच्चाई हरीश को बता देता है, जिसे सुनकर हरीश को जरा भी अफसोस या हैरानी नहीं होती, क्योंकि वह सुरेश की मौत पर ही काफी कुछ समझ गया था। हरीश ने पवन से कहा, पवन, तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं है, तुम धीरज के साथी थे, आराध्या तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। मेरी बात मानो तो अपने कमरे में जाकर छुप जाओ। मैंने भी होमस्टे के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं, कल सुबह होते ही यहां से चले जाना। पवन भी ऐसा ही करता है और जल्दी से अपने कमरे में जाकर कंबल ओढ़कर लेट जाता है। हरीश, जो कि उस समय होमस्टे के मुख्य दरवाजे पर पहरेदारी दे रहा था और बार बार आराध्या को ही देख रहा था, इसी बीच अचानक आराध्या हरीश की नजर से ओझल हो जाती है। हरीश भी परेशान हो जाता है। वह आराध्या को देखने के लिए जल्दी से बाहर आता है, लेकिन धीरज का शव देख हरीश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह वापस होमस्टे में आ जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। उधर पवन राम नाम जप रहा था, तभी उसका कंबल धीरे से नीचे की ओर खींच जाता है। पवन घबराकर उठ जाता है। वह अपने आसपास देखता है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था, केवल अंधेरा ही अंधेरा था। पवन डर के मारे कमरे की लाइट जला देता है और वापस अपने बिस्तर पर जाकर मुंह छुपाकर लेट जाता है।
एक बार फिर किसी ने उसका कंबल खींचा और जैसे ही पवन उठा तो उसने पाया कि कमरे में एक बार फिर अंधेरा है। पवन घबरा गया। वह दोबारा लाइट जलाने के लिए उठ ही रहा था कि अचानक लाइट अपने आप जल गई और फिर कुछ देर तक जलती बुझती रही। पवन हैरानी से कमरे की सभी लाइटों को देख रहा था जो अपने आप जल बुझ रही थी, और एक वक्त ऐसा आया कि वो सभी लाइटें फट गई और कमरे में घुप अंधेरा हो गया। पवन उस अंधेरे से इतना ज्यादा डर गया कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक बार फिर अपना मुंह कंबल में छुपा लिया। तभी उसे कंबल के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति की सांसों का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके मुंह के सामने ही कोई बैठा है। पवन ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने दो चमकती हुई आंखें थीं। वो आंखें किसी और की नहीं बल्कि आराध्या की थी। पवन ने घबराकर कंबल अपने शरीर से हटाया और चिल्ला उठा। उसकी चीख हरीश ने सुन ली थी। वह ऊपर जाने लगा। पवन की बस एक ही बार चीख निकलकर रह गई थी कि आराध्या ने पवन का गला पकड़ लिया और कसकर दबाने लगी। वह हंसते हुए बोली, तुम लोग किसी को धोखा नहीं दे सकते, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। धीरे धीरे पवन की जीभ बाहर निकलती गई। आराध्या का हाथ भी गले से धीरे धीरे पवन के गालों पर जाता गया। वह पवन के गाल को इतना कसकर पकड़ लेती है कि पवन का जबड़ा भी बाहर आ जाता है। उसके मुंह से खून ही खून बहने लगता है। फिर आराध्या झटके के साथ पवन की गर्दन मरोड़ देती है और पवन के मुंह से खून की एक तेज फुहार निकलकर आराध्या के मुंह पर गिरती है। पवन तुरंत मर जाता है। वहीं आराध्या भी बेहोश हो जाती है। जब तक हरीश दरवाजा खोलता तब तक देर हो चुकी थी। उसके सामने पवन मरा हुआ बिस्तर पर लेटा था और आराध्या जमीन पर बेहोश पड़ी थी। हरीश एक बार फिर अपना माथा पीटता रह जाता है। वह कुछ देर तक लाश के पास रोता रहता है क्योंकि एक बार फिर उसके होम स्टे में पुलिस आती। वह अगर इन लाशों को खुद भी छिपा देता तो एक न एक दिन जरूर पुलिस आ ही जाती, क्योंकि धीरज के और पवन के परिवार वाले उन्हें जरूर ढूंढते और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वे लोग पता लगा ही लेते। अंत में हरीश को भी झुकना पड़ता है। वह पुलिस को खुद ही इन्फॉर्म करता है और सारी कहानी बताता है, और इस तरह उस होमस्टे में एक और कत्ल होता है। कत्ल कहें या इंसाफ समझ नहीं आता। फिलहाल उस कांड के बाद पुलिस वाले उस होमस्टे पर ताला लगा देते हैं और हरीश का वह होमस्टे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। वहीं आराध्या को धीरज और उसके दोस्तों की लाशों को देखकर जरा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि सारी सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी। साथियों, मैं जानता हूं यह स्टोरी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी और एक खौफनाक स्थिति से आप रूबरू हुए हैं, और मुझे यह चीज अच्छी भी लगी कि ऐसी आत्मा अगर हर जगह पर मौजूद हो तो कोई किसी के साथ गलत कर ही ना पाए। चलिए कुछ साथियों का थैंक यू करते हैं। मनीला रुम्बा, रमजान शेख, माही परीक, फरोज अहमद शेख बड़े रमुना, शिखा सिंह, अजीत कुमार, आंचल जोशी जयपुर, रामू शर्मा, नीतू दास असम। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यारों।